आज हम आपके समक्ष अरे यायावर रहेगा याद नामक यात्रा वृतांत लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह सच्चिदानंद जी का महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत है। आइए छात्रों, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने अरे यायावर रहेगा याद नाम से एक चर्चित यात्रा व्रत लिखा है। यात्रा वृत्त में लेखक ने कुल्लू, मनाली, रोहतांग आदि की चर्चा की है। इस यात्रा व्रत को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। मनाली का सौंदर्य। सबसे पहले लेखक ने मनाली के प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में चर्चा की है। मनाली में ही लेखक ने अपना आवास बनाया, आश्रय ग्रहण किया। मनाली प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है और उसके विषय में लेखक ने लिखा है कि उस समय हल्के सफ़ेद बादलों से घिरी हुई मनाली ऐसे सोहती थी मानो किसी आकाशवासी जौहरी ने धुनी हुई रुई में लपेटकर बढ़िया पन्ना रख दिया हो। अगला बिंदु है कुल्लू गांव का चित्रण। मनाली के पास ही कुल्लू नाम का एक गांव है। उसका चित्रण भी लेखक ने किया है। वहाँ किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते हैं, वहाँ की जीवन शैली क्या है, इस विषय में लेखक ने लिखा है। कुल्लू के गांव में दिया प्रायः नहीं जलता। संध्या होते होते लोग जानवरों की देखरेख से निपटकर भोजन बासन उठाकर घर के भीतर रख देते हैं, आग के आसपास बैठ जाते हैं और जब तक मन होता है गपशप करते हैं, फिर सो जाते हैं। प्रातःकाल का सूर्य स्त्रियों को गांव की बाउंड्री पर कपड़े धोते, चीड़ के वनों में लकड़ी बीनते चुराते और पुरुषों को खेतों पर काम पर जाते या ढोर चराते पाता है। कुल्लू के आसपास इस प्रकार से लोग जीवन जीते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेखक के आवास मनाली की एक घटना। उसके विषय में हम देखते हैं कि कौन सी घटना घटित हुई। लेखक अपने आवास में लेटा हुआ है और कुछ लोग उस पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। उसी का चित्रण लेखक ने इसमें किया है। रात में मेरे घर पर पत्थर बरसाए गए। पहले मैंने समझा कि ओले पड़ रहे हैं, लेकिन बाहर आकर देखा कि आकाश स्वच्छ है और तभी एक और बौछार हुई। अगले दिन लेखक ने मेनन साहब को इसकी सूचना दी। दूसरे दिन मैंने श्रीयुत मेनन से सारी
बात कहीं भी मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने बताया कि पिछले साल जो लोग उस घर में आकर ठहरे थे, उन्होंने गांव की स्त्रियों से छेड़छाड़ की। मनाली के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं, ऐसी बात नहीं सह सकते। उन्होंने पत्थर बरसाकर उन लोगों को भगा दिया था। पीछे थाने में रिपोर्ट भी हुई और थानेदार ने गांव के लोगों को भी बहुत धमकाया। इससे भी अधिक नाराज हो गए। अब शायद उस घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर संदेह करने लगे हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने उस घटना का वर्णन किया है। उसके बाद हम देखते हैं समतल की गंदगी देवताओं की अंचल में। कुछ समतल के लोग देवताओं की अंचल में पहुंचकर अपनी गलत मानसिकता का परिचय देते हैं। ये गंदगी विशेष रूप से मानसिक गंदगी की बात की गई है। हम समतल भूमि के रहने वाले हैं। अपने पतन की सड़ांध वहाँ पहाड़ों पर ले गए हैं। अपनी भद्दी छाप से ही हमने पहाड़ों के सौंदर्य को विकृत कर दिया है। यहाँ तक कि आज भारत के पहाड़ी इलाकों में शायद ही कोई ऐसा स्थल बचा है जो दूषित नहीं हो गया है। सैर के लिए पर्वतों में गया हुआ सभ्य सामाजिक मानव अपना अधपतन और गंदगी वहाँ बिखेर आया है। समतल भूमि के लोग श्रेष्ठता के घमंड से भरकर कहते हैं कि पहाड़ों में क्षय और मैथुनज रोगों के होने के कारण पहाड़ी लोगों का गंदा जीवन और नीति भ्रष्ट हैं। ये अपने पाप को छुपाने का प्रपंच है। वास्तव में ये रोग समतल भूमि से ही वहाँ गए हैं। अगला बिंदु है कुल्लू का अंचल और लाहुली लोगों की नैतिकता। लेखक ने कुल्लू के आसपास लाहुली लोगों के नैतिकता को भी इसमें प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है, कुल्लू के अंचल से और आगे हिमाचल के हृदय के निकट बसने वाले लाहुली लोगों का आचरण इसका उदाहरण है। उन लोगों में शादी की रस्म बहुत सरल है और तलाक की रस्म उससे भी सरल। नर नारियों को मिलने जुलने की खुली आज़ादी है, लेकिन उनका जीवन हमारे जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक स्वस्थ और नियमित है। अपने आचार शास्त्र के भीतर लाहुली लोग जितने नीतिवान हैं, हम लोग उनका 10वां अंश भी अपने नियमों के संबंध में नहीं है। लेखक लाहुली लोगों की नैतिकता से प्रभावित होता है और वहाँ के सरल जीवन को देखकर भी काफ़ी प्रभावित है और इस बात को बताने का प्रयास करता है कि उन लोगों के जीवन में पवित्रता और स्वच्छता है। उन लोगों के जीवन में अश्लीलता या वासना नहीं है। इस बात को इंगित करना लेखक का उद्देश्य रहा है। उसके बाद हम देखते हैं रोहतांग की जोत। रोहतांग की जोत के लिए ही मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है। मनाली से रोहतांग 13-14 मील है। मनाली से लेखक अपने साथियों के साथ राहुला पर पहुंचता है। लेखक के साथ 4 साथी होते हैं और 3 रास्ते में और मिल जाते हैं। राहुला पहुंचकर झरने, व्यास नदी, गौतम बुद्ध शैली में बने मंदिर, पहाड़ आदि वहां पर देखते हैं। रोहतांग पर ही
एक व्यास कुंड है और उस व्यास कुंड को वहाँ देखते हैं। रोहतांग पर अत्यधिक बर्फीली हवा चलती है जो प्राणघातक हवा साबित होती है। लेखक उस हवा के विषय में लिखता है कि तब रोहतांग की प्रसिद्ध हवा चलने लगी। नित्य ही दोपहर को चलती है और इतनी घातक है कि मौत की घाटी का मुख्य श्रेय उसी को है। लेटकर मैं उठ नहीं सका, मेरा शरीर ऐंठ गया, चक्कर आने लगे, सब कुछ नीला नीला दिखने लगा। न जाने कब तक मैं प्रतीक्षा में पड़ा रहा कि साथी आ जाएं, लेकिन भेजों पर मुझे न पाकर ये समझ बैठे कि मैं दूसरी तरफ उतर गया हूँ। आंखें और भी निकम्मी हो गई थीं, बस कुछ नीला कांपता हुआ सा दिखाई दे रहा था। आगे लेखक लिखता है कि मृत्यु का सामना करने का मेरे लिए ये पहला अवसर नहीं था, न अंतिम। 6 बार अपनी मृत्यु को समर्पित करके और फिर जी कर मैंने यही जाना कि जब आदमी अपना नहीं रहता, अपने को दे डालता है, तब एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता, वह स्थायित्व का, जारी रखने का और दूसरे शब्दों में अपने नाम का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार अज्ञे जी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए और इस मौत की घाटी का वर्णन करते हैं। उन्होंने उसको नज़दीकी से देखा है और यह भी बताने की कोशिश की है कि समतल भूमि के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर मानसिक दुर्गंध फैलाते हैं। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।